everyone, welcome back to Chemistry Tactics. How are you all? I hope you are fine. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। अब तक हमने क्या देखा था कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होती है। जो हमारे एनएमआर सिग्नल्स आते हैं, तो अगर हमारी कोई सिंगल पीक आती है तो वो किस तरीके से स्प्लिट हो जाती है इनटू डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट। तो वो सब हमने डिस्कशन किया था कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती क्यों है, क्या रीजन है उसका होने का, उसके होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हमने स्प्लिटिंग को देखा था। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेटेड तो उसी स्प्लिटिंग से है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था कि एक हमारा स्केल है, ठीक है, ये 0 वाली वैल्यू है कोई, यहाँ पर टीएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, टीएमएस ही क्यों लेते हैं, इसका रीजन भी ऑलरेडी बताया जा चुका है आपकी क्लासेस में। ये एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है। क्यों लेते हैं टीएमएस को, टेट्रामिथाइलसिलेन ही क्यों लेते हैं, इसका रीजन भी बताया गया है। क्योंकि ये इनर्ट होता है और इसके प्रोटॉन ज्यादा डिशील्डेड होते हैं, ज्यादा शील्डेड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको लिया जाता है। अब हमने यहाँ देखा था कि हमारी पीक्स किस तरीके से आती हैं। कोई पीक इस तरीके से आनी चाहिए, मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके उस पर वो पीक दिखनी चाहिए हमें। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये पीक जो होती है हमारी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, डिपेंड ऑन द प्रोटॉन्स कि कितने प्रोटॉन्स हैं उसमें। मान लो कोई हमारी ये इस तरीके से डिवाइड हो गई, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, दोबारा बनाती हूँ। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, मान लो कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर CH2 CH3 टाइप का। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दो प्रोटॉन आप देख रहे हो, इनकी वजह से कैसे स्प्लिटिंग होने वाली है, इन दो हाइड्रोजन की वजह से क्या मिलने वाला है हमें, क्वार्टेट। क्यों, क्योंकि इसके हाइड्रोजन और CH3 के हाइड्रोजन आपस में कपल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जो 2H था हमारा, इस वाले की वजह से इसके पड़ोस में जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उसमें हमें +1 करना होता है। ये N+1 रूल कहता है, राइट। N+1 रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उसमें +1 ऐड कर दो तो वो हमारा उतनी ही पीक्स वहां पर देगा। तो जैसे 2H के पास में 3 हाइड्रोजन है तो N की वैल्यू 3 +1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मतलब क्वार्टेट देगा। इस वाले 3 हाइड्रोजन की वजह से साइड में देखो, इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है, यानी N की वैल्यू 2 +1 देगा, तो यानी ये 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट देगा। तो इस तरीके से हमारी जो है स्प्लिटिंग होती है। हम ऐसे बताते हैं कि किस किस तरीके से स्प्लिट होते हैं वो। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सब चीजें। अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हमारे क्वार्टेट और ट्रिपलेट बनाने हैं। हमने ये भी देख लिया था कि जो ट्रिपलेट होती है उसकी वैल्यू कम होती है और जो क्वार्टेट होगा हमारा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना कैसा बना है, बस ये देख लो कि हमारी ये जो पीक्स है, ये एक पीक आनी थी, ये हमारी डिवाइड हो गई है इनटू 2 पीक्स, इनटू 3 पीक्स, और ये वाली हमारी डिवाइड हो गई है इनटू 4 पीक्स। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग हो गई है इनमें। तो अब जो ये स्प्लिटिंग होती है, मान लो कि हमने 60 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ था, जो हमारी ये वैल्यूज आ रही है वो इतनी रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर आ रही है, स्पेक्ट्रोमीटर है उस पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये पीक्स आप देख रहे हो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, दिखता नहीं है इतना, हाई रेजोल्यूशन से अगर देखें तो दिखता है, वरना तो हमें जो इंटेंसिटी सबसे बड़ी पीक है उसकी दिखाई देती है, पर ये साथ में होती तो है। अब जो ये पीक्स होती हैं छोटे वाली, ये तो इनके बीच की जो वैल्यू होती है, ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में पीक्स जो स्प्लिट हुई हैं उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको J यानी कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। कपलिंग कांस्टेंट को J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये J वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं आपके हर तरह के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट ये तो पता चल गया, चलो डिस्टेंस होती है। एक बार इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन द मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट इसलिए कह दिया, कोई भी आपका हो सकता है, सिंगल के अलावा जो भी डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट जो भी आएंगे उनके लिए वर्ड बोल दिया मल्टीप्लेट। द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन द मल्टीप्लेट इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट, इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट। तो सिंपल जो भी हमारी पिक्स स्प्लिट हुई हैं उनमें जो बीच में सेपरेशन है, जो ये डिस्टेंस होती है, उसी को हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब इसको हमने कांस्टेंट क्यों कहा है उसका रीजन भी जान लो। मान लो कि 60 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट आपने लिया था, अभी हमने मान लो कि ले लिया 100 मेगाहर्ट्ज का, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा पीक्स में। यहां पर तो हमारी वैल्यू है TMS 0, इसमें जो पीक्स आएंगी अब डिवाइड तो मान लो ऐसे ही हो रही है, जो हमारा ट्रिपलेट था इसी तरीके से डिवाइड तो इसी तरीके से हो रही है, पर यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यूज में फर्क आया थोड़ा सा। जैसे ये डेल्टा वैल्यू थी ना पहले हमारी, अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस आ रही थी, मान लो ये 1 था, ये 2, 3, 4 ppm इस तरीके से, तो हम ये देख रहे थे कि ये जो वैल्यू है हमारी 1 ppm पे है। ठीक है, ये 1 पे थोड़ी सी 1 से 2 ppm पे आ गई। ठीक है, बाकी की जो वैल्यू है ये 5 पे आनी थी, 4 और 5 के बीच, ये हमारी आ गई है 6 के आसपास। तो यानी कि अब हुआ क्या है, जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है स्पेक्ट्रोमीटर की, तो हमारी जो डेल्टा वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू, वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिर ज्यादा की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं, ये कम करते हैं। तो डिस्टेंस बस ये फर्क आता है कि पीक्स जो है वो थोड़ी सी डेल्टा वैल्यू में डिफरेंस आ गया है, बट जो यहाँ पर पीक्स आई हैं, क्वार्टेट आया है, यहाँ भी सेम क्वार्टेट, ट्रिपलेट है सेम ट्रिपलेट, और इनके जो बीच में डिस्टेंस होगी ना वो सेम होगी जो यहाँ पर थी। इस वाले की जो जे वैल्यू मान लो J1 थी, तो यहाँ पर भी J1 ही आएगी। कोई वैल्यू मान लो यहाँ पर 7 हर्ट्ज है, तो ये भी 7 ही आएगी, इसलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो इसको रीजन यही है कांस्टेंट कहने का कि जो हमारी पीक्स आती हैं ट्रिपलेट की, वो हमारी चाहे स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट भी है तब भी वो वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, पर्टिकुलर हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए वो वैल्यू जो है सेम ही रहती है, जे की वैल्यू वो चेंज नहीं करती है। भले स्पेक्ट्रोमीटर आप चेंज कर लो, बट जो पीक्स आएंगी ट्रिपलेट वैल्यूज, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कपलिंग कांस्टेंट। ओके, अब इसकी वैल्यू से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा कपलिंग कांस्टेंट किस तरीके से यूजफुल होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्यों यूजफुल है, फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हम इसको निकालते कैसे हैं, क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम अभी देखने वाले हैं। पहले एक बार देख लो कि यूजफुल क्यों है। अब ये मान लेते हैं कि ये जो यूजफुल होता है हमारा उस केस में होता है जब हमारे कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमारे मल्टीप्लेट दे रहे होते हैं, कई तरह के ट्रिपलेट, क्वार्टेट, वो सब दे रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कि ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है हमें कि यहाँ पर जो है हमारा एक क्वार्टेट है। ठीक है, इसको आप ए मान लो, फिर मान लो कि ये ट्रिपलेट दिया हुआ है, किसी बी प्रोटॉन की वजह से है, ये वाला मान लो किसी सी की वजह से है, ये किसी डी की वजह से है। ठीक है, तो इसके लिए जो जे की वैल्यू है वो मान लो 7 है, इसके लिए जे की वैल्यू 5 है, इसके लिए जे की वैल्यू 7 और इसके लिए भी जे की वैल्यू 5 है।
ठीक है, तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है कि जो जे की वैल्यू है, इसके लिए 7, इसके लिए 7, इसके लिए 5, इसके लिए 5, और ये किसमें है वैल्यू सारी इन हर्ट्स। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रिपलेट जो है वो क्वार्टेट से एसोसिएटेड है। मान लो ये क्वार्टेट हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कौन से वाले प्रोटॉन की वजह से आया है, कौन से तरह के प्रोटॉन की वजह से आया है, यानी किस ट्रिपलेट की वजह से आया है। अब यहाँ पर तो 3 ट्रिपलेट हैं, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे 3 ट्रिपलेट्स आ रहे हैं और एक क्वार्टेट आ रहा है। 3 ट्रिपलेट्स हैं और एक क्वार्टेट है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वार्टेट आ रहा है ये कौन से वाले ट्रिपलेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, 3 दिए हुए हैं हमें। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से टाइप के ट्रिपलेट से हमारा ये क्वार्टेट मिला है हमें। ठीक है, तो ये बताने के लिए हेल्पफुल होता है कपलिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर देख लो बस कि जे की वैल्यू जहां पर भी सेम होगी तो वो उसी की वजह से आएगा, यानी यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है दोनों में वो सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए जे की वैल्यू सेम आई है। तो यानी ए जो है वो सी से कनेक्शन इसका है, तो सी ट्रिपलेट की वजह से ही हमारा ये क्वार्टेट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमारा बी और डी का भी देख रहे हो आप, ये भी दोनों आपस में कनेक्टेड है क्योंकि इनका भी कपलिंग कांस्टेंट सेम है। तो ये इसलिए यूजफुल हो जाता है कपलिंग कांस्टेंट। वहां से हमें ये चीज पता चल जाती है कि मतलब कौन से वाला जो पीक आई है हमारी वो कौन से वाले की वजह से आ रही है, तो ये चीज हमें वहां से फाइंड आउट होती है। अब ये चीज चलो हो गई। अब ये देखते हैं कि हम निकालते कैसे हैं जे वैल्यू, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उनमें हम जे कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट जे वैल्यू। देखो ये नेट जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा। कैसे कर रहे हैं हम इसको, क्वेश्चन है इन द 400 मेगाहर्ट्ज 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिटेड अ डबलेट, यानी कोई हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो है 400 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, उसमें हमारा क्या दिख रहा है, एक डबलेट हमें दिख रहा है, यानी एक पीक जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ डबलेट आर एट 2.35 एंड 2.38 ppm। अब ये हमें बता दिया कि जो डेल्टा वैल्यू आ रही है उनकी वो ये है, जो 2 लाइन्स हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ये डेल्टा वैल्यू आएंगी ये मान लो कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, इस तरीके से डेल्टा वैल्यू वाला पूरा केमिकल शिफ्ट का स्केल है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें, कुछ यहाँ पे 2 के आसपास, यानी यहाँ पे जो है हमें ये इस तरीके से डबलेट मिल रहा है 2.35 एंड 2.38। ठीक है, यहाँ इसके आसपास 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगी दोनों की वही जे की वैल्यू होगी। ठीक है, जो भी स्प्लिटिंग हुई है, जो पीक्स की स्प्लिटिंग हुई है इन डबलेट की, तो इन डबलेट की जो डिस्टेंस है बीच की इन लाइंस की वही तो जे है कपलिंग कांस्टेंट, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सिंपल ये बताना है कि बीच की डिस्टेंस बता दो कितनी आएगी, कितनी सेपरेशन पे वो दोनों लाइंस हमें दिखेंगी। तो ये तो हमें पता है कि पीपीएम में तो वैल्यू ये है, ठीक है, यानी ये वाली पीपीएम, और जे वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ध्यान से, जो हमारी ये मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया है इसका सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर, जो भी हमारी वैल्यू होती है ना पीपीएम में वो किसके इक्वल होती है, 400 हर्ट्ज। ये किसके लिए है, 400 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो 1 ppm आएगा वो 400 हर्ट्ज के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर कोई 600 मेगाहर्ट्ज का होता तो फिर 1 ppm किसके इक्वल हो जाता, 600 हर्ट्ज के। यही तो होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो ये वाली वैल्यूज हमारी आई हैं किस तरीके से आती हैं। मान लो कोई 100 हर्ट्ज का 100 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट है और 100 हर्ट्ज हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 1 ppm।
तो ये ppm में मेजर हो जाता है डेल्टा वैल्यू। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, जब केमिकल शिफ्ट हमने पढ़ा था ना तब हमने देखा था कैसे वैल्यूज आती है। तो ये हमने देख लिया कि अगर हमारा 400 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट है, स्पेक्ट्रोमीटर है, तो उसमें 1 ppm 400 हर्ट्ज के इक्वल होगा। तो यानी यहां से जो हम देख रहे हैं डेल्टा वैल्यू 2.35 ppm, ये किसके इक्वल आएगी? 2.35 इंटू 400। इसको अगर हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये कैसे आएगी? तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 940 हर्ट्ज, ठीक है, ये वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर हम 2.38 को चेंज कर दें तो क्या आएगी? 2.38 इंटू 400, $952 हर्ट्ज, ठीक है, 952। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, जे क्या होगा, जो सेपरेशन होता है दोनों वैल्यूज का हर्ट्ज में, तो हम इसको अब क्या कर देते हैं? माइनस। तो क्या वैल्यू आती है? 12 हर्ट्ज। तो जे की वैल्यू कौन सी आई है? डी वाली, 12 हर्ट्ज, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो वैल्यू दी होगी पीपीएम में उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है और फिर उनका डिफरेंस निकाल देना है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, या तो आप इसको जैसे किया है ऐसे करो कि मतलब दोनों को पहले चेंज किया हर्ट्ज में फिर निकाला, या फिर हम ये सिंपल कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं 2.38, उनका डायरेक्टली आप डिफरेंस निकाल लो। क्या आएगा? 0.03 इतना पीपीएम, और अब इस पीपीएम को चेंज कर दो इंटू 400, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 12। तो सेम ही आ रही है यहाँ पर। तो दोनों मेथड सही हैं, किसी भी मेथड से कर लो। ये ज्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें डिफरेंस आपको जो दिया है बस उसका डिफरेंस निकालना है और डायरेक्टली उसको जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें चेंज करोगे फिर डिफरेंस निकालोगे, तो जैसा करना है उस तरीके से कर सकते हो। मेन बात यह है कि जो जे वैल्यू हमें निकालनी होती है कपलिंग कांस्टेंट की, वो इस तरीके से निकलती है, ठीक है। डिफरेंस निकालकर उसको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इजी भी होते हैं। अब ये तो हमारा कपलिंग कांस्टेंट हुआ कंप्लीट, 1H NMR भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो 1H NMR से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा उससे आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमें क्या अप्रोच करनी है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, नेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इस तरीके से आपको पूरा डाटा दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई दिया गया है हमें C8H10O, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। एग्जिबिटेड द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रल डाटा। हमें ये पूरा डाटा दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पर 3H कोई भी 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 प्रोटॉन्स के लिए एक सिंगलेट मिल रहा है, उसकी इतनी डेल्टा वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे दूसरे 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट आया है, इसकी वैल्यू दी गई है। फिर 2 के लिए ये वाली वैल्यू, ये कपलिंग कांस्टेंट भी दिया है, डी मतलब डबलेट। तो ये इस तरीके से सारी वैल्यूज हमें डेल्टा दी गई है हर प्रोटॉन के लिए, जितने टाइप के प्रोटॉन उस वाले कंपाउंड में हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब बताना है ये कंपाउंड कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कर पाओगे सोल्व। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ए को देखते हैं, 4 इथाइल फिनोल। फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, क्योंकि 4 इथाइल है तो 4th पोजीशन पे लगा होगा CH2 CH3 ग्रुप, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे कहा है कि 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट आ रहा है, ठीक है। ये देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, 3 तरह के प्रोटॉन यहाँ पर हैं, लेकिन इनके पास में देखो, जो इसके पड़ोस में देख रहे हो आप ये हाइड्रोजन, ये तो 2 है और 1 + 1 करोगे तो 3 आएगा, यानी ट्रिपलेट देगा। तो ये सिंगलेट कह रहे हैं बट ये ट्रिपलेट दे रहा है, तो क्या ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 प्रोटॉन से हमें सिंगलेट देखने को नहीं मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है हमें।
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बी वाला पार्ट। अब बी वाले में क्या दिया हुआ है हमें, 2 इथाइल फिनोल, यानी इसमें इस बार 2 पोजीशन पे लगा दिया इसको, जो ये 2 पोजीशन है इसमें लगा दिया। तो क्या कुछ फर्क पड़ा है, वो चाहे 4th पोजीशन पे था चाहे 2 पे था, बात तो वही है। अब भी ये क्या देगा, ट्रिपलेट ही तो देगा। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये भी हमें सिंगलेट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 4 मिथाइल एनिसोल। 4 मिथाइल एनिसोल, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एनिसोल होता क्या है। अगर ये नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। इस टाइप से है। और डी में देखो 4 मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। 4th है ऑप्शन 4 मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल होता है ये वाली स्ट्रक्चर, सबकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, एनिसोल ग्रुप क्या होता है। तो एनिसोल तो OCH3 वाला होता है, बेंजाइल वाला CH2, बेंजीन के साथ जब CH2 ग्रुप लगा होता है तो उस टाइप का होता है। तो देखो पहले अगर हम डी को देखें, इसमें क्या दे रखा है कि जो ये 3 H दिए हुए हैं हमें, इनकी वजह से क्या आना चाहिए, एक सिंगलेट आना चाहिए। इसमें दिया था कि 3 H 2 है हमारे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, इन 3 की वजह से 2 सिंगलेट आने चाहिए। पर यहाँ पर तो सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है ऐसा प्रोटॉन जिसमें 3 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर दूसरा तो CH2 है, तो इसकी वजह से कैसे आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारे ये गलत हो गए, तो पता चल गया आंसर तो सी ही है। लेकिन है कैसे वो देख लो। यहाँ पर जो ये CH3 है, इसकी वजह से एक सिंगलेट आएगा, सही बात है। इसकी वजह से भी एक सिंगलेट आएगा, ये भी सही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों की वैल्यूज में, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है उससे कार्बन अटैच है, इस CH3 से ये ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो इससे क्या डिफरेंस आएगा देखो। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जो ये OCH3 ग्रुप होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होती है। ये जो OCH3 ग्रुप है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.5 to 4 ppm होती है। ये बहुत हेल्पफुल है, अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि OCH3 की वैल्यू के बेस पे डायरेक्टली निकाल लोगे आप, क्या आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, इसको अच्छे से लर्न रखो। अगर नहीं भी याद रख पा रहे हो तो भी आपको पता तो चलेगा कि आंसर है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें 2 में फंस जाओगे, तब कैसे करोगे। तो इसलिए इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए कि इस रेंज में आती है। तो यानी ये वाली जो वैल्यू है OCH3 की, ये 3.8 वाली वैल्यू है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इसकी वजह से आ रही है 2.5। ठीक है, वैसे भी आप ये देख लो कि ये वाली ज्यादा वैल्यू आने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है वो डिशील्डेड है, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो OCH3 ग्रुप कैसा होता है, जो हमारा +M लगाता है। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो डिशील्डिंग हो रही है, इस वजह से वैल्यू ज्यादा है। तो ये आप वैल्यू नहीं भी याद है तो भी यहाँ पर बता पा रहे हो सारी चीजें, लेकिन फिर भी इसको लर्न रखना। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि +M लगाता है ये ग्रुप, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, डिशील्डिंग की वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आई है और इसकी ये आई है। अब नेक्स्ट हमारे जो है 2 हाइड्रोजन, 2 ये वाले हाइड्रोजन, 2 ये वाले। तो जैसे ये है ऐसा ही ये है, जैसा ये है ऐसा ही ये है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसी वजह से 2 हाइड्रोजन का डबलेट देखने को मिल रहा है और इन 2 हाइड्रोजन का भी डबलेट मिल रहा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को कैसे बताएंगे, किसकी 7.2 है, किसकी 6.8 है, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्योंकि +M इफेक्ट लग रहा है O का, तो यहाँ इस वाले H पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, या फिर इधर भी जा सकता है ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर शील्डिंग हो रही है, और शील्डिंग से डेल्टा वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यानी इस वाले H की वैल्यू 6.8 आनी चाहिए और इस वाले की 7.2। ठीक है, तो बस ये होता है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर तो टाइम लग भी रहा है आपको थोड़ा करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो,
लेकिन अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बहुत इजी समझ में आने लगेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, वहां तो हमें ये सब देखना ही नहीं है किसकी क्या वैल्यू है, मैं तो सिर्फ ये आंसर तो बहुत पहले आ चुका था हमारा कि सी है, बाकी एलिमिनेट करके, लेकिन ये तो सिर्फ जस्ट एक्सप्लेनेशन है थोड़ा समझने के लिए। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा नेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। टू कंपाउंड्स ए एंड बी बोथ एग्जिबिट टू सिंगलेट्स, फाइंड आउट द केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर ए एंड बी। यहाँ पर कोई दो ए और बी कंपाउंड हमें दिए गए हैं, उनकी आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। ऑप्शन है आपके पास चार। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों में किस तरह के दोनों हमारे कंपाउंड हैं। तो एक चीज तो देखो ध्यान से, इधर भी COMe ग्रुप OCOMeS, इधर भी सेम इधर भी सेम। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में फिनाइल ग्रुप है, बस यहाँ पर CO ग्रुप है पास में, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। अगर आप यहाँ से इसमें सिमेट्री देख लो, यहाँ से सिमेट्री दिख रही है ना, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड में आप सिमेट्री भी देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ से कोई एक्सिस पास करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिमेट्री है, दोनों तरफ सेम ही तरह के दिखेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये देखो, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रुप का डिफरेंस है। ये जो ग्रुप है हमारा ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा, ये वाला क्या कर रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ तो प्लस M इफेक्ट शो हो रहा है। प्लस M इफेक्ट की वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो हमारी जो हाइड्रोजन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। देखो ध्यान से, ये वाला जो लोन पेयर है वो इधर की साइड आ रहा है ना, ऐसे ही आप इसमें देखो, ये भी क्या करेगा सेम, ये अगर हमने डिलोकलाइज करके बॉन्ड इधर कर दिए तो ये इधर की साइड भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो एक को ही कंसिडर करके कर लेते हैं। तो प्लस M इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पर, इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर शील्डिंग होगी, शील्डिंग होगी। शील्डिंग से हमारी डेल्टा वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज हो जाती है। तो यानी कि इस A वाले की तो कम होने वाली है डेल्टा वैल्यू। अब ऐसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर हमारा ये कुछ इस टाइप से जाएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पर डिशील्डेड हो रहा है हमारा प्रोटॉन। डिशील्डिंग से क्या होता है, डेल्टा वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिशील्डिंग से डेल्टा वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स कि जो B वाला हमारा कंपाउंड है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई ग्रुप की हेल्प से। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जिसमें B की वैल्यू ज्यादा हो, देखो यहाँ पर जो 6.9 और 7.7 ये रेंज दी है, ये हमारी किसके लिए होती है, जो फिनाइल रिंग होती है ना उसकी रेंज होती है, क्योंकि वो रेंज हमारी 6 to 7 8 इसके आसपास आती है। ठीक है, इस रेंज में आती है। तो यहाँ पर 7.7 एंड 6.9 तो हमारे फिनाइल ग्रुप की हो गई, और बाकी की ये जो है हमारे प्रोटॉन्स की हो गई। ठीक है, जो आउटसाइड द रिंग लगे हुए हैं मिथाइल वाले। ठीक है, जो मिथाइल वाले हाइड्रोजन है इनकी वजह से ये वाली आ रही है वैल्यूज, और फिनाइल के हाइड्रोजन की वजह से ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो जो B की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ये हमें देखना है। तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए B की वैल्यू ज्यादा कौन से ऑप्शंस में दिख रही है, देखो 7.7 ग्रेटर है इससे, 3.9 भी ग्रेटर है, यानी A बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो वैल्यू कम हो गई, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें वैल्यू देखो, ये भी आपकी 7.7 6.9 ये भी ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है, इनकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि या तो ऑप्शन आपका A करेक्ट है या फिर C करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन में यहाँ पर शील्डिंग दिखा रहा है, यहाँ पर डिशील्डिंग हो रही है। ठीक है, इस वजह से डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो रही है B की। तो अब हमें देखना है मिथाइल वाले की बात। तो अब मिथाइल वाले में क्या करना है, देखो
तो ये जो B ग्रेटर देन A आ रहा है, ये वाली किसके लिए आ रही है, ये वाली हमारी जो फिनाइल प्रोटोन है उसकी वजह से वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो फिनाइल रिंग में प्रोटोन है ये वैल्यू उसकी वजह से आई है। अब हमें देखना है इस मिथाइल प्रोटोन के बारे में कि इस मिथाइल प्रोटोन की वजह से क्या वैल्यू आने वाली है। तो अब हम फिर से देखते हैं ये वाला ग्रुप है, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, OCH3 ग्रुप, और इसकी वैल्यू जो अभी बताई थी वो कितनी आती है, 3.5 से 4 ppm की रेंज में, ठीक है। यहाँ पर तो ये वाला ग्रुप नहीं है OCH3, तो जो OCH3 जिसमें भी है उसकी वैल्यू आ रही होगी ज्यादा 3.5 से 4 के बीच, यानी 3.9 के आसपास। 3.9 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो B वाले में 3.9 की वैल्यू 3.9 आ रही है OCH3 की वैल्यू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आया होगा। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।